हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रैक सेंटर। देखो, इस वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। लास्ट ईयर के कुछ क्वेश्चन है, एयरफोर्स एक्स के फिजिक्स के क्वेश्चन है कुछ, वो मैं करवाने वाला हूँ। तो उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और 30 दिन का जो टारगेट हमने लिया है, तो उस टारगेट को हम पूरा करेंगे जल्द ही। तो उसको फॉलो करें और जो भी वीडियो मैं डाल रहा हूँ उसको एक बार रेगुलर ज़रूर देखें, और जो कॉन्सेप्ट है वो उसको पूरा करें। और क्वेश्चंस जो है वो रेगुलरली करते रहेंगे हम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। देखो, क्वेश्चन पहला क्वेश्चन जो है स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपका, क्या है। देखो क्या है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल रेजिस्टेंस डिक्रीजेज एज टेम्परेचर इंक्रीजेज। देखो, रेजिस्टेंस के बारे में लिखा है मैंने। देखो रेजिस्टेंस, अब ये लिखा है यहाँ पे, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स। अब यहाँ पे मेटल जो है कौन कौन सी हैं, हमें वो देखना है पहली बात तो। अब हम जानते हैं कि कंडक्टर्स के लिए जो है रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज होता है एज टेम्परेचर इंक्रीजेज, क्योंकि उनके बीच में कोलिजन ज़्यादा होने लग जाता है। कोलिजन ज़्यादा होगा तो हीटिंग हो जाता है, हीटिंग से फिर क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा उसका। लेकिन मैं कहूँगा कि सेमी कंडक्टर के केस में, सेमी कंडक्टर के केस में, देखिए यहाँ पे मेटल लिखना गलत है, क्योंकि सेमी कंडक्टर भी कुछ होते हैं जो मेटल नहीं होते। देखो, सेमीकंडक्टर के केस में, सेमीकंडक्टर जो है, सेमीकंडक्टर मीन्स जो आधे कंडक्टर होते हैं, उनके केस में क्या होता है कि रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज होता है एज टेम्परेचर इंक्रीजेज। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर में उल्टा होता है, क्योंकि इसके अंदर दो बैंड होते हैं, कोवेलेंट और वैलेंस बैंड। जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे तो इस पर दोबारा से एक बार क्वेश्चन पे आएंगे। तो इसमें जो कोवेलेंट वाले बॉन्ड के जो बैंड के जो इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं एज टेम्परेचर इंक्रीजेज, क्योंकि उनको कुछ एनर्जी मिल जाती है, कंडक्टिंग करने लग जाते हैं। इसका मतलब उनकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, इसका मतलब उनकी रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शंस के अंदर देखो कौन कौन से जो सेमी कंडक्टर हैं वो कौन सा है, वो है इसके अंदर जर्मेनियम। देखो, एक दो सेमीकंडक्टर और लिखवा देता हूँ मैं जो इंपॉर्टेंट बनते हैं, जर्मेनियम और है एक सिलिकन। देखो, ये दोनों ही सेमीकंडक्टर हैं, ज़्यादातर यूज़ होने वाले सेमीकंडक्टर ये हैं, जर्मेनियम और सिलिकन। या फिर इनके कम्बिनेशन, इसके साथ कुछ और इम्प्योरिटी डाल देते हैं, इसके साथ कुछ और इम्प्योरिटी डाल देते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग और ज़्यादा सेमीकंडक्टर भी बन जाते हैं, मिक्सर ऑफ 2 और 3 डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, तो ये सेमीकंडक्टर है, ये आंसर होगा इसका। सेमीकंडक्टर के केस में रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज होता है एज टेम्परेचर इंक्रीजेज, ये बात ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है इसमें। देखो स्क्रीन पर दिख रहा होगा, देखो क्या है, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की एसआई यूनिट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बताया था क्या होता है भाई, फोर्स डिवाइड बाय टेस्ट चार्ज, फोर्स डिवाइड बाय टेस्ट चार्ज। अब फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट होती है फोर्स की न्यूटन, और चार्ज की यूनिट क्या होती है, एसआई न्यूटन, ये कूलाम होगी। तो न्यूटन पर कूलाम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की एसआई यूनिट है, न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, तो इसमें आंसर होगा न्यूटन पर कूलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब क्या है, थर्ड नंबर क्वेश्चन में लिख देता हूँ कि क्या है। देखो, दो मेरे पास प्लेट है, अब दो प्लेट्स हैं, -10 वोल्ट की एक प्लेट है जिसके ऊपर पोटेंशियल -10 है, दूसरी पे है 30 वोल्ट है। देन, और उनके बीच की जो सेपरेशन है वो कितनी है भाई, सेपरेशन है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर का सेपरेशन है। देन फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन देम। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, देखो एक फॉर्मूला मैंने बताया था, क्या होता है, चेंज इन ए पोटेंशियल, या फिर मैं कहूँ पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय सेपरेशन बिटवीन देम। अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 30, इसका है -10, तो 30 माइनस ऑफ -10 कितना होगा, 30 माइनस ऑफ -10 डिवाइड बाई 2 सेंटीमीटर करना है, तो 2 इंटू में 10⁻⁻² करोगे इसको, है ना, मीटर में कन्वर्ट करोगे इसको, क्योंकि एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है हमें से। तो यहाँ पे देखो कितना हो गया, ये 40 हो गया ऊपर तो, और ऊपर जाके ये 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके, और नीचे है फिर ये 2,
तो 2 से ये कैंसिल हो गया 20 पे, तो ये कितना आंसर आ गया 2000 आ गया। 2000 जो है यूनिट क्या होगी इसकी, वोल्ट पर मीटर या फिर न्यूटन पर कूलाम जो है, दोनों ही यूनिट होती है इसकी, वोल्ट पर मीटर भी और न्यूटन पर कूलाम भी। तो 2000 इसका आंसर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का बिटवीन दो प्लेट्स। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक मैग्नेटिक फील्ड गिवन है और वेलोसिटी वेक्टर गिवन है और उनके बीच में जो है एंगल 90 गिवन है। अब मैंने कल बताया था आपको, कल लास्ट वाली वीडियो में मैग्नेटिज्म में, कि मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में अगर 90 डिग्री का एंगल होता है तो उनका जो पाथ होगा वो कैसा होगा, सर्कुलर पाथ होता है। देखो कल मैंने बताया था जब भी सर्कुलर पाथ होता है तो वहाँ पे एक सेंटीपिटल फोर्स आता है। सेंटीपिटल फोर्स क्या होता है, mv²/r, और वो किसके बराबर होगा, मैग्नेटिक फोर्स के बराबर। जो मैग्नेटिक फोर्स होता है जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तब जो है उनके बीच में जो फोर्स लगता है मैग्नेटिक फोर्स, वो आता है QVB। कल मैंने ये लास्ट वीडियो में ये हमने पढ़ा था अभी तक, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि भाई कुछ रेडियस आती है उस सर्कुलर पाथ की, वो रेडियस कितनी आती है, देखो यहाँ से हमने ड्राइव किया था कि QB बाई या फिर MV/QB जो रेडियस आती है उसकी ये है MV/QB। M be the mass of that particle, V be the velocity and Q be the charge and B be the magnetic field। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है, देखो क्वेश्चन पढ़ो एक बार क्या है। तो इसमें हमें निकालना है कि टाइम पीरियड जो है वो किस चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रहा है। अब टाइम पीरियड जो है किस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, देखो वेलोसिटी हमारी होगी 2πr डिवाइड बाई टाइम पीरियड, डिस्टेंस कवर डिवाइड बाई टाइम। स्पीड जो होगी ये होगी, डिस्टेंस कवर कितनी है, डिस्टेंस भाई 2πr टोटल डिस्टेंस इसने कवर की है एक पाथ में, एक टाइम के अंदर, एक पीरियड के अंदर, t टाइम पीरियड के अंदर इतनी डिस्टेंस उसने कवर करी, तो ये उसकी स्पीड होगी, ठीक है। अब इस स्पीड के ऊपर देखो इस फॉर्मूले में पुट करो स्पीड की वैल्यू ये, तो ये क्या बन गया m/QB 2πr/t। तो t की वैल्यू देखो कितनी आ गई यहाँ से, m/2πr डिवाइड बाई QB। तो यहाँ से क्या लग रहा है हमें, देखो ऑप्शंस में क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, मास लिखा हुआ है, चार्ज लिखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड भी लिखा हुआ है, तो इन तीनों पे तो डिपेंड कर ही रहा है। फोर्थ ऑप्शन है वेलोसिटी। अब वेलोसिटी के ऊपर ये डिपेंड नहीं कर रहा है, ये स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे नहीं करता है। वेलोसिटी तो यहाँ पे 0 होगी क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 होगी एक पीरियड के अंदर। तो हमें कहेंगे कि टाइम पीरियड जो है यहाँ से वेलोसिटी पे इंडिपेंडेंट है। फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। टाइम पीरियड जो है इंडिपेंडेंट है वेलोसिटी के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, एंगल ऑफ डिप पूछा है एट द पोल्स, एट द मैग्नेटिक पोल्स पे कितना होगा एंगल ऑफ डिप। तो एंगल ऑफ डिप मैंने बताया था कि क्या होता है, इट इज़ द एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड टोटल नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दैट प्लेस, ठीक है। जहाँ पे जितना मैग्नेटिक फील्ड है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसके बीच में जो एंगल होता है वो होता है एंगल ऑफ डिप, ठीक है। अब मैग्नेटिक पोल्स के ऊपर देखो मैंने बताया था तुम्हें, जैसे ये मेरे पास अर्थ है और ये मेरा नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, अर्थ का मैग्नेटिक फोल्ड है ये मैंने मान लिया। तो यहाँ पे देखो मैग्नेटिक पोल का जो यहाँ पे तो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा, डायरेक्शन वो ये आएगी, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होगा वो टेंजेंटली लेंगे हम इसके, ठीक है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड और हॉरिजॉन्टल में कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो एट मैग्नेटिक पोल्स पे एंगल ऑफ डिप जो होगा वो 90 डिग्री होगा। अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि इक्वेटर पे निकालो, तो इक्वेटर पे देखो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो सेम इसी डायरेक्शन में ही होगी, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी यही होगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में आएंगे। तो यहाँ पे एंगल ऑफ डिप जो है 0 डिग्री होगा एट इक्वेटर, और ये था पोल्स के ऊपर, ठीक है, ये बात ध्यान रहेगी। तो इसमें 90 डिग्री ऑप्शन वाला आंसर सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, अब 2 वायर्स ऑफ सेम लेंथ, 2 वायर है मेरे पास सेम लेंथ की, उनकी लेंथ सेम है। अब उस वायर को मैंने 2 शेप दे दी, कौन कौन सी शेप दे दी, लेट से एक स्क्वायर दे रखा है इसमें, और एक है स्क्वायर, ये रेक्टेंगल टाइप में बन गया थोड़ा सा, स्क्वायर दे रखा है एक, तो स्क्वायर मतलब जिसकी सारी साइड्स जो हैं वो बराबर हो। एक है सर्कल, ठीक है,
दो मेरे पास वायर है, सेम मटेरियल की हैं, सेम लेंथ की हैं और उनके ऊपर जो है करंट भी सेम फ्लो हो रहा है। करंट मैंने कुछ अप्लाई कर दिया, लेट्स से आई करंट इसमें फ्लो हो रहा है। तो क्वेश्चन ये है, फाइंड द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दीज वायर्स। तो मैग्नेटिक मोमेंट का जैसे मैंने फॉर्मूला बताया था तुम्हें, क्या होता है मैग्नेटिक मोमेंट, करंट मल्टीप्लाई बाय सरफेस एरिया। ठीक है, अब लेट से इसकी एक मैंने साइड ले ली, ए साइड है, और इसकी मैंने रेडियस ले ली, आर रेडियस है। तो इन दोनों की लेंथ क्या है, बराबर है। तो यहाँ से लेंथ, टोटल लेंथ कितनी होगी, देखो 4a, और इसकी लेंथ कितनी होगी टोटल 2πr। ठीक है, तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस स्क्वायर कितना होगा, स्क्वायर का मैं लिख देता हूँ ऐसे, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस स्क्वायर क्या होगा, करंट तो सेम ही है मेरे पास, और एरिया कितना होगा इसका, ए स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देखो, आज इस ए को मैं कन्वर्ट करता हूँ इन टर्म्स ऑफ रेडियस में, कन्वर्ट कर लेता हूँ इसको आई इंटू में, ए की जगह मैं क्या लिखूँगा भाई यहाँ से πr/2। ठीक है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, ये π²r²/4। यहाँ तक क्लियर है। अब इसका मैग्नेटिक मोमेंट और निकालो सर्कल का, वो क्या होगा, सेम वही करंट मल्टीप्लाई बाय सरफेस एरिया, एरिया ऑफ दिस सर्कल कितना होता है, πr² मैं पुट कर दूंगा। अगर इन दोनों का रेशियो मुझे निकालना है तो इन दोनों का रेशियो निकालो, तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ स्क्वायर डिवाइड बाय मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सर्कल कितना होगा, करंट π²r²/4, ये तो हो गया मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ स्क्वायर, सर्कल वाला डिवाइड करो, देखो कितना रेशियो आ रहा है, आई से आई कैंसिल हो गया, r² से r² कैंसिल हो गया, पाई से एक पाई कैंसिल हो गया, बच गया क्या, पाई बच गया, और नीचे बच गया 4। तो रेशियो आ गया मेरे पास π/4। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे अभी तक के, 3 यूनिट मैंने करवाई है। तो ये क्वेश्चन जो है बड़े आसान हो गए, अगर थोड़ी ढंग से पढ़ ली होगी जो मैंने पढ़ाई है, तो आप इन क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे पेपरों में, ज़्यादा मुश्किल नहीं आएंगे, तो आपको बस थ्योरी पे ध्यान देना है। एक दो क्वेश्चन जैसे कैपेसिटेंस के, रेजिस्टेंस के, वो भी क्वेश्चन मैंने देखे थे। कैपेसिटेंस की सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है, अगर आपको अभी भी नहीं आते हैं तो आप वीडियो देख सकते हैं, रेजिस्टेंस का और कैपेसिटेंस का दोनों का मैंने अलग अलग बना रखा है। मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन भी मैंने उसमें करवा रखे हैं। ठीक है, इजी क्वेश्चन तो आप इजीली कर लेंगे। सीरीज कम्बिनेशन कैसे होगा, पैरेलल कम्बिनेशन कैसे होगा, वो सब आप वीडियो में देख सकते हैं। और उस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, वो भी मैंने देखे हैं पहले, काफ़ी पेपरों में आए हुए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अब 4th यूनिट, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हम पढ़ेंगे, इंड्यूस ईएमएफ वगैरह हम पढ़ेंगे, फ्राडेला हम पढ़ेंगे। वो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट बनती है, हमेशा एक क्वेश्चन जरूर आता है वहाँ से भी। देखो थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं, एक एक वीडियो में ही कवर कर रहा हूँ मैं पूरी की पूरी। थ्योरी आप ढंग से पढ़ोगे तो क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं।